हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो डायपोल होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होल्ड करता है। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी, नीट जेई में भी क्वेश्चंस इसके मिलेंगे काफ़ी आपको। तो चलिए यही हमारा टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म रहने वाली है। बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा सजेशन कि ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप सीरियल वाइज देखिएगा, जिससे बोर्ड एग्जाम के नेशन में तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, और जो जेईई और नीट के बच्चे उनको भी सारा टॉपिक्स कवर्ड मिलेगा, अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए इस बात को लेते हैं आगे, और मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपको समझाने के लिए। तो ये रहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बना लेते हैं। ये सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक डायपोल हमारा रखा है, इस तरह से डायपोल प्लेस कर देते हैं -q, और यहां पर मैं दिखा देता हूं +q। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं ऐसे बना रहा हूं, ऊपर से बराबर चल रहा है। इस समय ये एंगल बना रहा है, सपोज करिए थीटा। अभी मैं बात करूंगा, और इसमें ये जो इसका जो डिस्टेंस है हाफ सेंटर से, ये है a, ये है a, ये सिचुएशन यहाँ पे हैंड कर ली। टोटल इसका जो डायपोल का सेपरेशन है या चार्जेस का सेपरेशन है वो 2a है। अब देखिए, हम लोग को ये पहले से पता है कि जब भी डायपोल एक जब यूनिफॉर्म अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है आप जानते ही हैं, P क्रॉस E लिख सकते हैं इसको आप। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है प्रीवियस चैप्टर में। अब सपोज करिए कि जब ये डायपोल रखा था उस समय उसका एंगल θ0 था। ये क्या है? इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एंगल या इनिशियल बात कर देते हैं। और इसको हम लोगों ने θ1 तक, इसको θ इनिशियल भी कहा जा सकता है, और θ इनिशियल ये I है, और ये फाइनल एंगल तक हम लेके जाते हैं, फाइनल एंगल चेक, जो कि θ फाइनल भी लिखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि इस डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क इसको रोटेट करना चाहेगा, जब तक या तो ये इक्विलिब्रियम में ना हो, चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो। अगर ऐसा होगा तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा। अदरवाइज जैसे डायपोल आपने रखा, इस पे टॉर्क लगेगा। ये जिस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से ये चाहेगा मैं ऐसे घूम जाए, क्योंकि प्लस पे लगेगा इधर फोर्स और इक्वल फोर्सेस माइनस पे इधर लगेगा, तो ये रोटेट करना चाहेगा ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे इस पर, जस्ट इक्वल टू द जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। और उस टॉर्क के लिए बहुत ही स्लोली हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, यानी थीटा, बहुत धीरे धीरे इसको घुमाएंगे सेम टॉर्क लगाते हुए। अब वो जो एक्सटर्नल टॉर्क लगाया उसको मैं लिख देता हूं यहां पर एक्सटर्नल करके। अब वर्क डन निकालने की बारी आ जाती है। कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं दिया है। हम लोगों ने जो टॉर्क लगाया है वो नो एंगुलर एक्सेलरेशन, जस्ट इक्वल टू द टॉर्क जो ये फील कर रहा था। तो वर्क डन क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा θ0 से θ1 तक हमने इसको रोटेट किया है। जो टॉर्क था उसके साथ साथ इसका डिस्प्लेसमेंट θ। तो F जैसे कि F इंटू ds हुआ करता था, और ये टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा हो रहा है। आप लिखना चाहें तो ये वेक्टोरियली ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आती है वो आती है θ0 θ1, और टॉर्क की वैल्यू को लिख सकते हो आप PE sin θ d θ। देखिए जैसे एक्सप्रेशन हम इसको, जो PE sin θ आएगा उसको एक्सप्रेस कर दिया d θ के माध्यम से। अब यहां पर ये वैल्यू देखिए, बड़ी सिंपल तरीके से वर्क डन क्या निकलने वाला है। वर्क डन निकाला, जो वैल्यू कांस्टेंट थी, P और E कांस्टेंट था, आ गया बाहर। θ0 से θ1 तक sin θ का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो ये आ जाएगा cos θ, और ये रहा PE sin θ का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos θ, और माइनस cos θ में हमने θ0 से लेकर θ1 तक की लिमिट लगा दी। W की वैल्यू आ गई PE, और यहां वैल्यू अगर रखेंगे तो माइनस cos θ1 और फिर माइनस माइनस प्लस करते हुए cot
थीटा नॉट आ जाएगा। सिंपल वे में एक्सप्रेस करना चाहें तो इसकी वैल्यू आती है PE cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा 1, या आप लिखना चाहें याद रखने के लिए तो PE लिख सकते हैं, ये इनिशियल एंगल था तो cos इनिशियल एंगल cos थीटा फाइनल एंगल। ये जो वर्क डन है ये एक्सटर्नल वर्क डन किया गया है, इसको फॉर्मूले के तौर पे याद किया जाना चाहिए। ये एक्सप्रेशन हमारे बड़े काम का है और आगे तक इस्तेमाल होता है। अब ये जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा तो यही बन जाएगा हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा पर। थीटा का मतलब जो एंगल हमने यहां पर पकड़ रखा है, तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, PE, थीटा ना लिख के ये तो दोनों के डिफरेंस आ रहा है, खैर अभी मैं इसको थीटा नहीं लिखता हूं, थीटा बाद में लिख दूंगा। U आ गया जो डेल्टा U कह सकते हैं, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा F। इनिशियल फाइनल की बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हो जाएगी। अगर हम किसी एंगल थीटा पर हम पता करना चाहें कि कितना पोटेंशियल है, तो जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी की बातें समझी थी कि कोई रेफरेंस पॉइंट लेना होता है जीरो के लिए, तो यहां पर हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं कब, थीटा जब 90 हो। जब थीटा हमारा 90 होगा, थीटा अगर हम 90 ले लें तो उस समय की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम जीरो ले रहे हैं, ये एज ए रेफरेंस पॉइंट रीड कर रहे हैं। ये रेफरेंस पॉइंट ऐसा क्यों लिया जाता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा जिससे आप अच्छे से और समझ जाएं। ये बड़ा क्योंकि हमारे पास फ्रीडम रहती है, हम किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, तो आखिर यही पॉइंट चूज करने के पीछे क्या लॉजिक है ये थोड़ा सा देख लेंगे। खैर यहां पर अगर मैं शुरुआत कर दूं कि इनिशियल एंगल को यहां पर मैं थीटा आई को पुट कर दूं 90 डिग्री यानी π/2। अगर मैं इसको π/2 पुट कर दूं तो PE यहां आ जाएगा cos π/2 इनिशियल एंगल, और फिर ये cos थीटा f को मैं यहां पुट कर देता हूं साहब थीटा, तो ये रहा थीटा। अब इस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो जो पोटेंशियल एनर्जी थीटा पर बनी वो PE माइनस PE cos थीटा बनी। तो ये फॉर्मूला भी बहुत जगह इस्तेमाल होगा और इसको आप ध्यान रखें, ये होता है 0, तो ये माइनस PE cos थीटा निकल के आ जाएगा, जिसे आप लिखना चाहें तो माइनस P.E का भी नाम स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सवाल यहां ये उठता है कि जो हम लोगों ने ये रेफरेंस पॉइंट माना था वो कैसे माना था, उसकी चर्चा थोड़ी कर लेनी चाहिए। ये फॉर्मूले तो हम लोगों ने देख लिए। एक बात और मैं बता दूं कि कभी इंटरनल वर्क की बात की जाएगी तो यहां पर माइनस लगा दीजिएगा, आप जानते ही हैं ये एक्सटर्नल वर्क है और ये माइनस बराबर होता है जो इंटरनल, या इंटरनल नहीं कहना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स द्वारा किया गया काम, उसके ये दोनों में माइनस में हो जाएगा। तो जहां पर आएगा वहां पर प्यार से माइनस लगा देंगे। अब बात शुरू करते हैं हम लोग कि आखिर ये रेफरेंस पॉइंट चूज करने से हमारा फायदा क्या हो रहा है, क्यों चूज किए हैं हम लोग। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इस फॉर्मूले को पकड़ के रखिए, P cos थीटा या P.E, और इसी का इलाज इसी को हम ढूंढेंगे आगे। तो देखिए आपने पिछले चैप्टरों में, या आप यहीं पे समझने की कोशिश करें कि अगर मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज लाता हूं, जो कि हम लोग डायपोल बना रहे हैं तो एक चार्ज लाते हैं, सपोज करिए मैं Q1 चार्ज लाता हूं, तो अगर मैं Q1 चार्ज यहां लाता हूं A पोजीशन पर, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी यहां पे मिलेगी। तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर में R1 ले लूं तो यहां पर इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी PV_R1। आप जानते हैं जो वर्क डन एक्सटर्नल होता है वो सीधे बराबर होता है QV के बराबर, जो कि मैं डेल्टा U या U कह सकता हूं। यहां पर बात पकड़ में आई होगी। अब मैं अगर दूसरा चार्ज एक लेके आता हूं, क्योंकि मुझे ये सिस्टम बनाना है डायपोल वाला, और सपोज करिए यहां पर मैं दूसरा चार्ज लेके आता हूं जो कि इसी Q1 के ये Q1 का मतलब प्लस Q ले लेते हैं, और यहां पर दूसरा चार्ज में माइनस Q लेके आ रहा हूं, तभी ये डायपोल बनेगा। देखिए यहां पर तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ले लो R2। भाई कोई तो ये पॉइंट जो B है
इस पॉइंट का कोई पोजीशन वेक्टर तो होगा, तो उसकी सिचुएशन क्या बनेगी, वर्क डन जो एक्सटर्नल होगा वो बनेगी की VR2, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए VR2 बनेगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा बनेगी। और तीसरा, जब इसको लाओगे तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्क डन एनर्जी सेव होगा, दूसरा यहां पर इसकी वजह से भी जो QR2 बना ये आएगा माइनस, क्योंकि चार्ज माइनस है, और ये भी इसको इंटरैक्ट करेगा, है कि नहीं। तो इसका यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, मान लो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डायपोल के ही बराबर होगा, डायपोल बन रहा है, दिस इज 2a, तो यहां पर ये जो पोटेंशियल बनाएगा एट B वो बनाएगा इसके द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इसका वाला चार्ज अपॉन R, तो R है 2a, ये रहा 2a। अब यहां पर वर्क डन निकालोगे तो Q माइनस Q इंटू VB हो जाएगा, तो इसके द्वारा जो काम किया गया है वो अगर मैं लिख दूं, जो इंटरेक्शन हुआ है Q1 से वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और जो दूसरा वाला Q माइनस लाए हो इसको मैं Q इंटू Q लिख रहा हूं, या माइनस आ जाएगा और ये 2 होगा, तो ये Q स्क्वायर बन जाएगा। टोटल बात करूं अब कि Q डैश थीटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, तो सबका जोड़, तो सबका जोड़ में क्या रहा, एक तो रहा VR1 माइनस VR2 देखो, और साथ में Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। देखो ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू लिखी है भाई, इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको मैंने ऐड कर दिया, फिर इंटरेक्शन से जो निकाला था इन दोनों के वो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी में ऐड कर दिया। ये टर्म हमारे हाथ में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था उसमें और इसमें, इस पोटेंशियल एनर्जी में ये जो टर्म है फॉर ए गिवन डायपोल, हमारा ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है। भाई कोई गिवन डायपोल होगा तो 2a भी कांस्टेंट होगा, Q भी कांस्टेंट होगा, तो किसी भी गिवन डायपोल के लिए ये टर्म कांस्टेंट है। किसी भी पोटेंशियल एनर्जी का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट टर्म की कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि डिफरेंस की बात करने लगते हैं तो कांस्टेंट टर्म जुड़ा है तो उसको ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि डिफरेंस ही हमारे काम का होता है। उस सिचुएशन के हिसाब से जैसे ही हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, मतलब हम छोड़ देते हैं, तो ये वैल्यू देखिए किसके बराबर हो जाने वाली है। इसको हम कैलकुलेट करके थोड़ा दिखाते हैं। देखिए आपको यहां पर इस वाले में देखिएगा, अगर ये 2a है, अब यहां पर ये वैल्यू ड्रॉप कर दी तो u डैश थीटा हमारा बराबर हो गया Q VR1 माइनस VR2। ये दोनों का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। भाई R1 R2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें अगर मैं बात करूं कि एक पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां से B से A तक लाऊं, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इसी के बराबर होगा। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग होता है कि अगर मैं पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 कह लीजिए, कूलाम में बात करूं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन करूंगा वही इसके बराबर होगा। तो यहां से यहां तक लाने में किया गया वर्क डन क्या होगा, देखिए अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए ऐसा था, है ना। अब इसी डायरेक्शन में मैं A निकाल लेता हूं, तो मैं ला तो ऐसे रहा हूं, लेकिन इसी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ले लो कि इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये एंगल अगर थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां तक पहुंचने के लिए 2a cos थीटा। बात पकड़ पाए होंगे भाई, ये एंगल अगर थीटा है तो 2a cos थीटा आपको जाना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, माइनस है तो अपने आप चला जाएगा। तो वर्क डन क्या मिला, तो वर्क डन हमें मिला यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की वैल्यू जो हम लिख रहे हैं वो 2a cos फोर्स में होता है Q इंटू E, और Q को कर दिए हो 1 यूनिट चार्ज, यहाँ पे 1 कर दिए हो ना यूनिट चार्ज के लिए, तो ये सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा सकता है। तो वर्क डन हो गया E इंटू 2a cos थीटा। माइनस आने का यही मतलब है कि ये माइनस है, तो इसकी वजह से तो खुद ही खींच लेगा, वर्क डन हमें करना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिलेगा। तो माइनस E इंटू 2a cos थीटा ये वैल्यू हो गई।
बात समझ में आ रही होगी। अब यही वैल्यू हम यहां पे पुट कर देने वाले हैं। ये क्या है, ये दिस इज द दिस वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो u डैश थीटा क्या रहा, देखिए ये रहा q इंटू ई इंटू 2a cos थीटा। अब आप ये जानते हैं कि P होता है 2aq के बराबर, तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं, देखिए बड़े प्रेम से u डैश थीटा को q और इसको मिला लीजिए आपस में, तो माइनस pe cos थीटा, और इसको आराम से आप लिख सकते हैं क्या, माइनस p डॉट e। अब ये देखिए ये वही चीज आ रही है जो ऊपर यहां जो फॉर्मूले में हम लोग निकाल रहे थे। देखिए माइनस पी आ गई ना, इसका दूसरा जो फैक्चुअल कैलकुलेशन हम लोगों ने किया इसकी पोटेंशियल एनर्जी को देखते हुए, वो एनर्जी भी माइनस पीई आ गई। अब जब ये चीज उसके इनकॉन्ग्रेंस हो गई है तो हम लोग क्या करते हैं समझने के लिए कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाना पसंद करूंगा। यहां पर अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था यहां पर सपोज करिए, इसमें अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहां है डायपोल का, तो इसी के पास में इसकी सीध में यानी 90 डिग्री पर हम माइनस चार्ज लाना चाहते हैं। जब हम माइनस चार्ज लाना चाहेंगे तो क्या होगा कि इस पे जितना काम करना पड़ा है उतना ही काम हमको इस पे करना पड़ेगा, क्योंकि इनके इंटरेक्शन वाला तो कांस्टेंट हो, तो छुट्टी कर दिया। तो इसको लाने में जितना हमको वर्क डन करना पड़ा उतना ही वर्क डन इस पे करना पड़ा, और दोनों प्लस माइनस है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात पकड़ में आ रही है। और ये एंगल इस समय कितना बन रहा है, 90 डिग्री या π/2, पी माइनस पी से देख लिया। तो ये हमारी नेचुरल चॉइस बन जाती है कि इस समय दोनों पे जो वर्क डन है, जो इस फंडे से समझा है, वो पोटेंशियल क्या हमें मिल जाने वाला है, एनर्जी शून्य। तो यही विथ कॉन्ग्रेंस हम ले लेते हैं कि जब हमारा एंगल थीटा π/2 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो कह देंगे। ये इसके पीछे की कहानी है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक तो वहां से सीधे निकालें और थीटा π/2 पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों ले रहे हैं, तो एक अलग एंगल से हमने देखने की कोशिश की कि जब हम डायपोल का सिस्टम बना रहे हैं तो उस सिस्टम पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी हमको। उसको हमने एक चार्ज लेके आए तो कितना वर्क डन करना पड़ा, एक्सटर्नल एजेंट जा रहा, फिर दूसरा लेके आए तो फील्ड और प्लस चार्ज की वजह से कितना करना पड़ा, वो हम देख पाए कि वे कांस्टेंट के साथ आया, कांस्टेंट को ड्रॉप किया जा सकता है, वो वैल्यू बराबर हो गई। अब इस वर्क डन में अगर हम इसमें और इसको साथ में लेके आए 90 पर, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्क डन एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, यानी इस समय पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी ली जा सकती है, शून्य। कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको तो ड्रॉप ही कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने यहां पर ये वैल्यू शून्य मान ली है 90 पर। ये कई जगह आपको पढ़ने को नहीं मिलता, तो मैंने कहा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बड़ा अच्छा है, आप समझ सकते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होगी, आप समझ भी पाएंगे। और ये सब चीजें अगर समझेंगे तो क्या बात। खैर आगे एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, और ये भी आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह हेल्प करेगा। और भी न्यूमेरिकल लिए हैं, मजा आ जाएगा। A molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 10⁻⁻29। इतना एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है। एक मोल की बात कर रहा है सब्सटेंस की, इज पोलराइज्ड एट लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसके द्वारा इसको पोलराइज किया जा रहा है एक मोल को। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज। जो फील्ड का डायरेक्शन था उसको सडनली बदल दिया गया है, चेंज बाय एन एंगल थीटा 60 डिग्री। मतलब एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डायपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फॉर सिंप्लिसिटी 100% पोलराइजेशन है। सिंपल सी बात यही है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, उसकी वजह से पोलराइज्ड हुए हैं, एकदम से हमने ई बदल दिया तो वो अलाइन करेंगे अपनी एक्सेस को, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी और हीट के फॉर्म में आगे जाएगी। कितनी जाएगी इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट ईच मॉलिक्यूल का क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, वो गिवन था हमें, वो वैल्यू दे रखी थी 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। ठीक है,
अब 1 मोल जो हमारा सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? मोटे तौर पे 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, अब उस दशा में 23 मॉलिक्यूल हो गए। अब यहां पर अगर हम लोग टोटल निकालने जाएं, टोटल डायपोल मोमेंट, टोटल डायपोल मोमेंट, तो देखिए एक का इतना था और इतने मॉलिक्यूल है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -29, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 6 इंटू 10 की पावर -6। इतना टोटल डायपोल मोमेंट हमारा साथ में आ रहा है। अब हम निकालेंगे इनिशियल पोटेंशियल, क्योंकि इनिशियल फाइनल निकाल के घटा मारेंगे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था, UI इज इक्वल टू -PE cos थीटा। ठीक, अब वैल्यू लगा देते हैं, यहां पर ले लेते हैं, अलाइंड किए थे तो थीटा उस समय 0 था, इनिशियल पोजीशन पर हमारा थीटा कितना था? 0, क्योंकि अलाइंड थे पहले वो, उसके बाद बदला है आपने, तो यहां पर वैल्यू हो गई -P, तो P की जगह आ गया ये जो वैल्यू निकाली है -6 इंटू 10 की पावर -6, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 की पावर 6, और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी, cos 0 हो जाएगी 1, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी -6 जूल। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम लोग निकालेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल PE, तो फाइनल PE का मतलब UF लगा रहे हैं, फाइनल के लिए -PE cos थीटा, फिर से तो माइनस लिखा, P तो वही है 6 इंटू 10 की पावर -6, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है 10 की पावर 6, लेकिन अब एंगल कितना है? तो cos 60 है, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन गई -3 जूल। तो एनर्जी में चेंज कितना हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल वाली थी -3 जूल और इनिशियल वाली थी -6 जूल, ये 3 जूल का इसके अंदर चेंज आ गया, या लॉस हो गई पोटेंशियल एनर्जी। इसी लॉस की वजह से, ये लॉस क्या होगा? 3 जूल वो हीट में जाके तब्दील हो जाएगा, और हीट एनर्जी 3 जूल के बराबर आपको मिल जाएगी, जो ये पूछ रहे थे यहाँ पर, ये आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से ऐसे सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए फोर्स लिखा है ना कि एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड, तो हीट रिलीज्ड कितनी हो जाएगी? दिस इज द हीट रिलीज्ड। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल हो जाता है। आगे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं जो नीट वगैरह में आए हुए हैं, और आप देखेंगे कितने आसान सवाल आते हैं, कोई वजह नहीं कि आप गलत करें, थोड़ी सी भी प्रिपरेशन आपने की है तो। चलिए उसको देखते हैं। तो बच्चों अगला सवाल करते हैं। देखिए ये भी कितना आसान है, और ऐसे ही सवाल बनेंगे इसमें बहुत ही आसानी से। लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस 3.2 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम, एंड अगेन ये डायपोल बन के दोनों प्लस, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई दिस वन डिस्टेंस। द डायपोल इज सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है। कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल वर्क बाई 180 डिग्री। तो अगर रोटेट कर रहे हैं 180 डिग्री, तो हम शुरू में ये मानेंगे कि डायपोल अलाइन था, थीटा 0 था। अगर थीटा 0 था तो हम वर्क डन कितना मिल जाने वाला है, या एक्सटर्नल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही वर्क डन मिल जाएगा एक्सटर्नल एजेंट को। तो वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं? PE cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। ठीक, अब यहां थीटा इनिशियल 1 है, तो PE 1 माइनस cos थीटा फाइनल लिख देते हैं। और थीटा की वैल्यू कितनी दी, कितने से घुमाए हैं? 180 डिग्री से घुमाए हैं, तो यहां पर लिख दीजिए PE 1 माइनस cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की कहानी क्या है? -1, तो ये अगर लिख दोगे PE तो 1 और ये -1, तो वैल्यू हो गई 2PE। देखिए कितना सरल है, वैल्यू डाल दीजिए, 2 लिख दीजिए। P डायपोल मोमेंट की बात आ जाएगी, डायपोल मोमेंट आप जानते ही हैं 2QL, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं 2 लिखा, Q की वैल्यू दे रखी है 3.2 इंटू 10 की पावर -19, बीच का सेपरेशन 2.4 इंटू 10 की पावर -10,
ये तो हो गया P, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड वो है 4 इंटू 10⁵ और साथ में ये 2 तो मैंने शायद याला लिखा था, यस का ले लो और साथ में 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू हो गई 2 इधर। तो ये देखिए वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, करीबन आ जाएगी 61.44 इंटू 10⁻⁻24 जूल के आसपास ये वैल्यू आपको मिलेगी कुछ। ये 2QA है, 2QL ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ में 2 जो फैक्टर था वो 2 लिखा हुआ है। इस तरह से देखिए प्रेम से ये सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी ऐसे सवालों में नहीं आती, बड़े आराम से करिए। और अगला सवाल करते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला सवाल एक और देखते हैं और इसमें देखिए दिया है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एंड डायपोल सिस्टम। ये चार्ज है देखिए और वो डायपोल है जो आपको बना हुआ डायपोल सिस्टम शोन इन द फिगर। अब इसमें एनर्जी निकालने के लिए बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। ये सपोज ये Q यहाँ बना हुआ था, यहाँ पर डायपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरीके से कहानी बनी हुई है और यहाँ पे सेपरेशन A दिया हुआ था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया बच्चों, 1/4πε0 Q/A²। भाई ये A डिस्टेंस पर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -P cos थीटा। वैल्यू लगा दीजिए -P, E की जगह ये वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/A² और थीटा यहाँ पर है 0 क्योंकि उसी डायरेक्शन में है और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। तो ऐसे भाई इस चार्ज ने यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था वो हमने इससे कैलकुलेट कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में फॉर्मूला आप ये लगाते हैं, लगा दीजिए और खटाक से आपका आंसर निकल आया। चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल हमारे लिए क्या काम करता है। ये देखिए नीट 2013 का सवाल है और कितने आसान सवाल ये आपके सामने हैं जो हर बच्चे को करना ही चाहिए। An electric dipole of dipole moment P is aligned parallel to a uniform electric field E। पैरेलल का मतलब है कि इनिशियल वाला जो एंगल है जिसे θ1 लिख सकते हैं वो 0 है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल बाय 90 डिग्री, θ2 या θ फाइनल कितना है हमारे पास 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी एनर्जी लगेगी। अब एनर्जी वाला फॉर्मूला आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है -PE, अगर बात करें तो cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल कह सकते हैं। अब हमने जो फॉर्मूला निकाला था देखिए याद कीजिएगा, उसे PE लिखा था और यहाँ पे cos थीटा I माइनस cos थीटा फाइनल लिखा था। अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये देखिए ये फॉर्मूला सेम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जाके। बात पकड़ में आ रही होगी, बोथ आर सेम, चाहे ऐसे लिखें चाहे माइनस, कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है तो उससे घबराना नहीं, ये सेम यही वैल्यू आने वाली है। तो मैं लिख देता हूँ -P दे रखा है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, कॉस हो गया फाइनल में 90 डिग्री और इनिशियल में कॉस 0 डिग्री। ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा बेटा 1, तो -1 आएगा यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी P इंटू ई और यही P इंटू ई आपका आंसर है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। और दिखाता हूं, देखिए कितने सरल सवाल आपके सामने आपको आते मिलेंगे। अब देखिए 4 लाइन लिखी है लेकिन इसमें दम सवाल में फिर नहीं मिलेगा। आपको दिख रहा है या मैं थोड़ा बड़ा करूं, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, ये शायद अब आपको थोड़ा सा बेहतर दिख रहा हो। तो लिखा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। द डायपोल्स एक्वायर्स ए पोजीशन सच दैट द एक्सेस ऑफ द डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, थीटा बना रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर होगी और थीटा ये बना रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल टू बी 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमेशा याद रखना होगा, रेफरेंस पॉइंट हो चुका है हमारा। The torque and the potential energy of the dipole will respectively be। अब ये तो बिल्कुल ही फॉर्मूले ही पूछ लिया है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा PE sin थीटा। और दूसरा क्या पूछा है इन्होंने, दूसरा पूछा है
पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पीई कॉस थीटा। देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये पहले ऑप्शन में आ रहा है पीई साइन थीटा और माइनस पीई कॉस थीटा। बस 2012 में आया हुआ सवाल है नीट में, आराम से इसको कर सकते हैं। इसमें कहानी लंबी है कुछ नहीं इसमें, देखिए बिल्कुल सरल, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इसी टॉपिक पे और सवाल लेते हैं बेटा। अब देखिए ये इसमें क्या क्या वैल्यू देखते हैं हम लोग, लिखा है इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P is lying along a uniform electric field E, the work done in rotating the dipole by 90 degree is, फिर से वही कहानी आ गई। तो P कितना आ जाने वाला, अभी हम लोगों ने किया था, वैल्यू आएगी PE, अभी किया था हम लोगों ने सवाल 90 डिग्री में रोटेशन में कितनी वैल्यू आने वाली है, ये तो आपने सीधे ही कर लिया। आगे चलते हैं, तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। ये भी देखिए कितना सरल है, ये भी नीट वगैरह में आया हुआ है, ये बड़े सरल सवाल होते हैं, बस थोड़ा समझ लीजिए। An electric dipole has the magnitude of its charge as Q and dipole moment is P। किसी का dipole moment P है और उस पर चार्ज Q है। It is placed in a uniform electric field E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E दे रखा है, उस पर प्लेस किया गया है। If its dipole moment is along the direction of the field, इसका dipole moment इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी अगर आप देखें तो माइनस Q और प्लस Q ऐसे होगा, तभी इसका जो डायपोल मोमेंट है माइनस से प्लस की तरफ इसके अलोंग आएगा। ठीक है साहब। द फोर्स ऑन इट, फोर्स कितना है, एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। फोर्स निकालना, आपको मालूम है प्लस चार्ज होने की वजह से इस पे फोर्स लगेगा F इजिकल टू क्यू ई इस डायरेक्शन में, माइनस होने की वजह से फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इधर लगेगा। ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट है, इसलिए फोर्स की वैल्यू होगी 0। तो सवाल में देखते ही समझ में आ रहा है ऑप्शन सी में ही 0 मिल रहा है फोर्स। फिर भी मैं मिनिमम के लिए यहां पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल देता हूं, तो लिखा है द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यू की वैल्यू लिखते हैं माइनस पीई कॉस थीटा, और थीटा इस समय कितना है बेटा 0 डिग्री, क्योंकि ये इससे और इलेक्ट्रिक फील्ड में वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू cos 0 होती है 1, तो माइनस पी का मतलब है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी बड़े आसानी से निकल आया, मिनिमम भी होगा 0 भी। तो ऐसे सवालों में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, एक एक सवाल आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं बेटा, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इन x डायरेक्शन। ये x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं, ऐसे बना लिया करिए। If the work done on moving a charge of 0.2 कूलम, चार्ज दे रखा है, through a distance of 2 मीटर, 2 मीटर चलना है, along a line making an angle 60 डिग्री with the x axis, यहां से 60 डिग्री बनाते हुए जा रहे हैं। x axis is 4 जूल, यहां से सपोज करिए 60 डिग्री बनाया और 0.2 मीटर हम लोग चल पड़े, विथ x axis is 4 जूल, और साथ में क्या लिखा हुआ है मूविंग वर्क डन, तो वर्क डन कितना मिल रहा है 4 जूल का वर्क डन मिल रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, ये भी बड़े आराम से निकल आएगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालते हैं वर्क डन कितना है, तो वर्क डन तो दिया हुआ है। अब यहां पर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, जो फोर्स इस पे लग रहा होगा, फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में Q इंटू E, और डिस्प्लेसमेंट 0.2 मीटर आपने 60 डिग्री पे किया है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है वो वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी FD cos थीटा, हम ये जानते ही हैं, वर्क डन 4 जूल दे ही रखा था, फोर्स हमें दिया है, फोर्स शायद दिया नहीं है, तो जो भी वैल्यू लिखी है उसको लिख देंगे, चार्ज डिस्टेंस 2 मीटर अलोंग, द वैल्यू ऑफ फोर्स हमको पता नहीं है, लेकिन फोर्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से मिल जाएगा। और D cos थीटा की बात करें तो 0.2 मीटर और cos 60 डिग्री, साथ में चार्ज की वैल्यू दे रखी है 0.2 कूलम, तो E कितना आ गया 4/Q 0.2 इंटू 0.2 इंटू cos 60 होता है हाफ। अब यहां पर देखिए 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10, और इसको हटाओगे 100 और 2 से काटोगे तो आ जाएगा 50।
क्या ये वैल्यू सही लिखी हुई है? आई डाउट। ये देखिए डिस्टेंस यहाँ 0.2 मीटर नहीं था, 2 मीटर था, तो 2 मीटर डिस्टेंस लिखना होगा। ये d की वैल्यू डेसिमल में नहीं होगी। इसको मिटाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ये देखिए ये साथ में 2 रहा और इसको भी जाना होगा। तो मैं आराम से इसको लिख के दिखाता हूँ आपको बड़े आसानी से कि 4 जूल तो वैल्यू इधर थी, Q आ गया था 2.2 कूलाम, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम नहीं था, 2 × हाफ, तो ये 2 से 2 काट दीजिए, E की वैल्यू हो जाएगी 4/0.2। अभी जान रहे हैं ये आ जाएगा 20 न्यूटन पर कूलाम। अब ये आंसर आपका मिल रहा है बी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही सरल सरल सवाल आएंगे, बिल्कुल कठिन नहीं होता, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा बस ध्यान लगाने की बात है। अगला एक और देख लेते हैं, बिल्कुल बच्चों वाला। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट पी इज प्लेस्ड इन ए पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम आप जानते ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में -q इधर और +q इधर रहता है, तभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको घुमाएंगे वापस ही आना चाहेगा। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम जब थीटा हमारा कितना है 0 डिग्री। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, दिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अब इसके बाद आपने यहां पर थीटा से इसको घुमा मारा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द फाइनल पोजीशन, ये तो हमको पता है, फाइनल पोजीशन में क्या हो जाएगा, PE cos इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। PE लिखा, ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, और ये हमने थीटा से घुमाया था, तो ये वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, PE cos थीटा 1, cos 0 1, और ये रहा cos थीटा। ये वैल्यू देखिए किस में आ रही है, PE 1 माइनस cos थीटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से देखिए कुछ छोटे छोटे सवाल भी कर लिए, आपको इससे जरूर मदद मिली होगी ऐसा मैं सोचता हूं। और इसमें मैंने ये भी बड़ी कोशिश की है बताने की कि रेफरेंस पॉइंट थीटा 90 पर π/2 क्यों लिया गया, जो एक इसकी वीडियो की यूनिकनेस हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सीक्वेंस में वीडियो देखते जाइए, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते जाइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।